समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से अपनी पॉलिटी की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए हम लोग, आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लग रही है? ज्योग्राफी की श्रृंखला, पॉलिटी की श्रृंखला, ये हमारी श्रृंखलाएं चलती रहेंगी ऐसे ही, ताकि आपको अति संभावित प्रश्नों का जो है हम प्रैक्टिस करा सकें। आपको हमारे प्रश्न, हमारी श्रृंखला कैसी लग रही है, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिए और बेल आइकॉन ऑन भी कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अपना पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अपनी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करनी चाहिए? आज भी जो हमारे प्रश्न हैं वो मौलिक कर्तव्यों और राष्ट्रपति को, हम चैप्टर वाइज ही आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको 600 से 700 प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दें और उसमें से आपको सारे प्रश्न मिल जाएं, आपको कहीं से भी कोई समस्या ना हो। इसके ऑप्शन आपको हैं अनुच्छेद 51 ए का ए, अनुच्छेद 51 ए का सी, अनुच्छेद 51 ए का डी, अनुच्छेद 51 ए का ई। इसको आप लोग बताने का प्रयास करें कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अपनी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन होगा, नागरिकों को अपनी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। 51 ए का ई में है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, तो अनुच्छेद 51 का ई जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। अन्य अनुच्छेद धार्मिक सम्मान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संविधान की रक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 51 एच के अनुसार भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए? अब इसमें आपको मैंने कल ही आपको 6वीं वीडियो में बताया था कि आपके जितने भी ये 11 दिए गए हैं मौलिक कर्तव्यों को, इनको आप देख लेंगे, इनको आप पढ़ लेंगे, इनको आप समझ लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और सभी एक दूसरे में मिक्स हुए प्रतीत होते हैं। तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इसका कह रहा है संविधान की रक्षा करना और पालन करना। दूसरा कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। तीसरा कह रहा है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। चौथा कह रहा है अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और संविधान के प्रति निष्ठा दिखाना। तो इसको बताने का प्रयास आप लोग करें, कौन सा है इसमें से, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा एच, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और संविधान के प्रति निष्ठा दिखाना। डी ऑप्शन हो जाएगा एच के अनुसार। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कहा जा रहा है अनुच्छेद 51 ए का एच नागरिकों को उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने, संविधान के प्रति निष्ठा दिखाने का निर्देश देता है। बाकी विकल्प जो आपसे कह रहा है संविधान की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बच्चों की शिक्षा, अलग अलग अनुच्छेदों से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन आपके दिए हुए हैं। पहला कथन आपका कह रहा है कि भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह महिलाओं की गरिमा का सम्मान करें। ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। फिर दूसरा कथन आपसे कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। ठीक है। तीसरा कथन आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करें। ठीक है। और ये पहले, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। कूट जो आपसे कहा जा रहा है, ए ऑप्शन आपका कह रहा है 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। सी आपका कह रहा है केवल 1 और 3 सही हैं। डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी सही हैं। ठीक है। तो इसको आपका कहा जा रहा है, इसको आप लोग बताने का प्रयास करें कि कौन इसमें से सही है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 1 और 2 सही है। ठीक है। ये जो आपका कहा जा रहा है तीसरा, ये आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों का कर्तव्य है कि महिलाओं की गरिमा का सम्मान करें। अनुच्छेद 51 का ए का ई सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। 51 ए का बी अपने राज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करना, यह संविधान में निर्दिष्ट नहीं है, केवल कथन और 1 और 2 सही है।
ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन सी चीज़ फंडामेंटल राइट में है, कौन सी चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, ये आपको बिल्कुल क्लियर कट कन्फर्म होना चाहिए, और कौन सी चीज़ DPSP में है, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों की काफ़ी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन आपका कह रहा है, प्रथम, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें। दूसरा कह रहा है, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। तीसरा कह रहा है, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे केवल अपने परिवार की देखभाल करें। इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ऑप्शन आपके कहे जा रहे हैं केवल 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 3 सही है। सी ऑप्शन कह रहा है 1 और 3 सही है। डी ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 सभी सही हैं। इसको आप लोग बताने का प्रयास करें कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1 और 2 सही है कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें। फिर दूसरा भी सही है कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन सभी नागरिकों का कर्तव्य केवल परिवार की देखभाल करें नहीं, ये आपका DPSP ये आपका मौलिक कर्तव्यों में नहीं दिया गया है, ये नहीं है, ये शामिल नहीं है। तो ये 1 और 2 हो जाएगा। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। 51A का फर्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 51A का ई, केवल अपने परिवार की देखभाल करना, ये निर्दिष्ट नहीं है। तो इसीलिए 1 और 2 आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें भी आपको 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कथन आपका क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करें। दूसरा आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे विदेशी नीतियों का पालन करें। तीसरा आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह समाज में सद्भावना को बढ़ावा दें। अब इसमें कूट जो आपको मिलाना है, तो ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 3 सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2 और 3 सही है। डी ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 सभी सही हैं। ये आपको लगेगा कि तीनों सही हैं। अक्सर इस तरीके के प्रश्नों में हमेशा ये लगता है कि तीनों सही हैं, क्योंकि ऐसे मिक्स हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको आप लोग बताने का प्रयास करें कि कौन सा है ये। प्रश्न नंबर 5 है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, केवल 1 और 3 सही है। फर्स्ट और थर्ड सही है। नागरिकों का कर्तव्य कि विदेशी नीतियों का पालन करें नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आपका मिलता है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी वही कही जा रही है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों का कर्तव्य है कि वो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करें। 51A का एफ, समाज में सद्भावना को बढ़ावा देता है। 51A का ई, विदेशी नीतियों का पालन करना संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसलिए ये नहीं होगा, इसीलिए 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, 2 आपका नहीं सही होगा। वैसे भी हम विदेशी नीतियों का पालन क्यों करेंगे? जो हमारे देश की नीतियां हम लोग उसको पालन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें भी आपका वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कथन आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करें, ठीक है। दूसरा आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है। तीसरा आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें, ठीक है। अगर आपने DPSP को 11 को पढ़ा है तो आप इसको सही कर ले जाएंगे। इसमें ये ऑप्शन का आपका कह रहा है कि 1 और 2 सही हैं। बी कह रहा है 2 और 3 सही हैं। सी कह रहा है 1 और 3 सही हैं। डी कह रहा है 1 2 3 सभी सही हैं। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके DPSP में मिलती हैं, तीनों बातें। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या आपका कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करें। 51A का ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। 51A का जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन करें। 51A का एच। इस प्रकार सभी तीनों कथन इसमें आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। पहला आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, बिल्कुल सही है।
भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता की रक्षा करें। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ये आपको कूट मिलाना है। कूट आपका कह रहा है ए ऑप्शन केवल ए सही है, बी ऑप्शन कह रहा है केवल दो सही है, सी ऑप्शन कह रहा है एक और दो दोनों सही हैं, सी ऑप्शन कह रहा है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो ये दोनों चीज़ आपके मिलती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ये दोनों बातें आपकी मिलती हैं एफडी में। तो इसीलिए एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव शामिल हैं। और भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता की भी रक्षा करें। दोनों चीज़ें वर्णित हैं आपके डीपीएस, आपके भारतीय संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, है ना। तो दोनों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए दोनों सही था। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें भी दो कथन की बात कही जा रही है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला आपका कथन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएं। दूसरा है कि भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वो केवल धार्मिक स्थलों की रक्षा करें। अब इसमें आपको कूट मिलान से है कि केवल एक सही है, बी ऑप्शन केवल दो सही है, सी ऑप्शन एक और दो दोनों सही है, डी ऑप्शन आपका कह रहा है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। तो देखिए आज ही जो है संविधान दिवस हमने मनाया है ना। संविधान दिवस जल्दी से बीता है, 26 नवंबर को होता है हमारा ये। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। ठीक है, हमने मनाया है, सभी लोगों ने जो है प्रस्तावना को पढ़ा है। पूरे भारत में बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इसको मनाया गया है ना। कल हमने मनाया है इसको। तो सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएं, एकदम सही है। लेकिन सभी भारत नागरिकों का कर्तव्य है कि केवल धार्मिक स्थलों की रक्षा करें, ये नहीं है, ये नहीं कहा गया है। तो इसमें से हो जाएगा आपका केवल ए सही है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा ये। 26 नवंबर को ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना तो सभी लोगों को याद ही रहनी चाहिए, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा। और ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये आप भी संविधान का आदर करें, उसके आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें, सभी को ये जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना नवा प्रश्न हम लोग लेते हैं, थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएं, उसका पालन करें। केवल धार्मिक स्थलों की रक्षा करना भारतीय नागरिकों का एकमात्र कर्तव्य नहीं है। नागरिकों का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा ना करिए और सार्वजनिक संपत्ति को अपने देश की संपत्ति समझिए आप, ये कहा गया है आपसे। फिर एक बात और, आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनसे, आपके घर परिवार हित मित्र दोस्त यार में सभी को आप शेयर करें। ये हमारा सेकंड ऑफिशियल चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, समृद्धि @समृद्धि IAS फर्स्ट या 1, ये हमारा जो है लिंक है। इसमें आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि इसमें हमारा रोज़ 50 क्वेश्चन हम निःशुल्क करा रहे हैं। PCS परीक्षा तक 50 जो है विभिन्न सेगमेंट के प्रश्न आपको वहाँ पे रात में 9 बजे हम लोग कराते हैं। रोज डेली का करंट अफेयर देते हैं, डेली के न्यूज़पेपर्स देते हैं, डेली के एडिटोरियल आपको देते हैं, और परीक्षा से संबंधित तमाम जानकारियाँ जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। और ये जो PDF आप पढ़ रहे हैं, ये PDF भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF हम वहाँ भेजते हैं, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और लाभ मिलने वाला है। ये हमारा जो दूसरा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, इसको भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ये हमारा दूसरा चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वो महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखें, एकदम सही। दूसरा आपसे कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वो समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, ठीक है, ये भी सही है। अब कह रहा कौन सा सही है, कौन सा पूरा होते हैं। अब इसमें से आपका जो कूट है, ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल ए सही है।
बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, डी कह रहा है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही हैं, दोनों मिलते हैं आपके। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखे, उन्हें समान अवसर प्रदान करे। नागरिकों का कर्तव्य है कि समाज में एकता, भाईचारे और समानता की भावना को बढ़ावा दें। ये हमारे संविधान में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना 10वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही है। पहला आपका कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य कि वो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। दूसरा कह रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य कि वह हिंसा से दूर रहें और शांति स्थापित करें। अब ये तो आपको पता ही होगा। ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 1 सही है, बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन कह रहा है 1 2 दोनों सही है, सी कह रहा है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो ये आपका दोनों सही है। क्यों? क्योंकि नागरिकों का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये भी कहा गया है आपके एफडी में। नागरिकों का कर्तव्य है कि हिंसा से दूर रहें और शांति स्थापित करें, दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये दोनों सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में आपसे कहा जा रहा है भारतीय नागरिकों का कर्तव्य को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और उसे नुकसान से बचाएं, ये कहा गया है। भारतीय नागरिकों का कर्तव्य की हिंसा से दूर रहें, शांति सुरक्षा स्थापित करें, दोनों भारतीय संविधान में निर्दिष्ट हैं, इसलिए सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 11वां यहाँ से हमारा अब ये राष्ट्रपति शुरू हो गया है। इस तरीके से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लगभग आपको इतने प्रश्न करा दिए जितने प्रश्न वहाँ से बन सकते थे। हमने सारे प्रश्न वहाँ से आपको करा दिए, सारे संभावित प्रश्न हमने करा दिए। अब हमारा राष्ट्रपति यहाँ से चालू हो गया है इसी बीच में, क्योंकि हम चाहते थे राष्ट्रपति के लिए अलग शुरू करना, लेकिन प्रश्न 10 ही हो रहे थे, इसीलिए हमने इसी में कुछ राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को भी समाहित किया है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। दूसरा आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। अब आप ये जान लीजिए कि यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट है, यहीं से टेक्निकलिटी स्टार्ट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसको तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, उसके प्रश्न भी आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा जो है दिमाग पे आपके जोर देना पड़ेगा। इसमें से आपका जो कूट कह रहा है, ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 3 सही है, सी ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 3 सही है, डी ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 सभी सही हैं। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही है, उत्तर हो जाएगा आपका ए, केवल 1 और 2 सही है। ये संवैधानिक पद भी है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, ये नहीं है, ये गलत है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में यह कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो नहीं सही कहा जाएगा, लेकिन दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं, संयुक्त अधिवेशन, जो आपका अधिवेशन होता है, अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन होगा तब वो करते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है, ना कि सीधे जनता द्वारा, ये आपका कहा जा रहा है। तो प्रश्न में जो आपका पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो संयुक्त बैठक असल में नहीं, ये संयुक्त अधिवेशन है। बैठक अलग होती है और अधिवेशन अलग होता है, तो इन शब्दों को थोड़ा सा आप पकड़ने की कोशिश करिएगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। यहाँ से आपका कह रहा है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है।
दूसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त करते हैं। तीसरा आपका कह रहा है राष्ट्रपति के पास विधेयक को वीटो करने की शक्ति नहीं होती है। इसको आप बताने का प्रयास करें। इसका कूट जो आपसे कहा जा रहा है केवल 1 और 2 सही है। बी आपका कह रहा है केवल 2 3 सही है। सी कह रहा है केवल 1 और 3 सही है। डी कह रहा है 1 2 3 सभी सही हैं। इसको बताने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की भी शक्ति है। लेकिन जो तीसरा आपका कह रहा है कि वीटो जारी करने की शक्ति नहीं होती, ये गलत है, होती है। राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, वीटो का प्रयोग कर सकता है, आपको पता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसके पास बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है। वहीं पे अब तो खैर कॉलेजियम करता है, लेकिन अभी भी जो आदेश जारी होता है उस पर जो मुहर लगी होती है वो राष्ट्रपति की ही लगी होती है। इसीलिए 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो जारी करने की शक्ति होती है। ये आपकी व्याख्या हो गया। प्रश्न नंबर 13 हम लोग देख लें। इसमें आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान संसद को भंग कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के पास राजद्रोह के मामलों में माफी देने की शक्ति होती है। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको आप लोग बताने का प्रयास करें कौन सा होगा। ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 3 सही है। सी कह रहा है 1 और 3 सही है। डी कह रहा है 1 2 3 सभी। बढ़िया प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। ये आईएमपी भी है, इसको मैं घोषित कह रहा हूँ। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग बताने का भी प्रयास करें। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। जो पहला आपका कह रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान संसद को भंग कर सकते हैं, तो भंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये अधिकार उनको नहीं है, ठीक है। हाँ, भंग कर, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही करेंगे, ठीक है। संसद को वो नहीं भंग कर सकते। क्यों? लोकसभा को भंग कर सकते हैं, क्योंकि संसद 3 से मिलकर बनाकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 मिलाकर बनते हैं। और राज्यसभा आपको पता है अस्थायी सदन है, तो संसद को कैसे भंग कर सकते हैं? वो केवल लोकसभा को भंग की जाती है, पूरी संसद कभी भंग नहीं की जाती है। ये ध्यान में रखिए आप लोग। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। कह रहा राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकते हैं, अधिकार प्रधानमंत्री और कैबिनेट का होता है। किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। राजद्रोह के मामलों में माफी देने की शक्ति रहते हैं। असल में संसद जो है भंग नहीं होती है, भंग होती है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा तो हमेशा चलती रहती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। उसके जो है जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से लगभग 2/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। तो यह अधिकार जो है मंत्रिमंडल जो है जब राष्ट्रपति को ये देता है, सिफारिश करता है, तब वो भंग करता है, और असल में लोकसभा को भंग करता है, ठीक है। पूरे संसद को भंग करना जो है, लेकिन चूंकि आम भाषा में जो है हम लोग यही यूज करते हैं कि संसद भंग कर दी गई है, वो हमारी एक आम भाषा है। लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि पूरी संसद नहीं भंग होती है, लोकसभा भंग होती है। और लोकसभा जब भंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य ही जो है वो सरकार चलाते हैं, तो इसीलिए मान लिया जाता है कि संसद ही भंग हो गई है। तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना 14वां प्रश्न लेते हैं। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसमें से आपका पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं। ए ऑप्शन आपका कह रहा है 1 और 2 सही है। बी कह रहा है केवल 2 3 सही है। सी कह रहा है 1 और 3 सही है। डी कह रहा है 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसको बताने का प्रयास आप लोग करिए। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों सही है। 5 वर्ष का कार्यकाल भी होता है, पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, और राष्ट्रपति अपना
इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, पुनर्निर्वाचन का पात्रता होती है उसके पास, और अपने पद से इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना 15वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, कि राष्ट्रपति का पदभार संभालते समय शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यालय खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। कह रहा राष्ट्रपति की उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा सही है, इसमें से ऑप्शन आपका कह रहा है ए ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है, बी कह रहा है 2 3 सही है, सी कह रहा है 1 और 3 सही है, डी कह रहा है 1 2 3 सभी सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति का कार्यालय खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए एक्चुअली में भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद ही इसीलिए बनाया गया है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पदत्याग हो जाए या कोई रिक्ति हो जाए, तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभाल लेता है। तो इस तरीके से, और ये तीसरा जो है आपका गलत है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा राष्ट्रपति का पदभार संभालते समय शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। ठीक है, उसका पद खाली होते समय उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं और राष्ट्रपति की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हमारे आज के प्रश्न हो गए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, समृद्धि IAS फर्स्ट, इसके आगे लगा लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सभी लोग जुड़िए। ठीक है, और अपना लाभ प्राप्त करिए। वहाँ पे 50 प्रश्न हम लोग रोज करा रहे हैं रात में 9 बजे, और वहाँ पे आपको डेली की न्यूज़, डेली के जितने भी वैकेंसीज आने वाली हो तो उनसे संबंधित जानकारी, डेली का करंट अफेयर, डेली के एडिटोरियल वो आपको मिल रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली इस तरीके की वीडियो आप सभी को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।